बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है खौफ व दहशत में डूबी एक खौफनाक कहानी। पुरस्रार हवेली। मैं डरते डरते घर की तरफ जा रहा था। दिल में पढ़ाई के खौफ से मैं बहुत सहमा हुआ था। आज पहली बार मैं स्कूल से गैर हाजिर था। मुझे बचपन ही से पढ़ाई का शौक नहीं था। अब्बा की पिटाई के डर से स्कूल जाता था। मैं जिस दिन भी पढ़ने नहीं जाता था, शाम गए अब्बा जब घर गए तो उन्हें किसी न किसी से खबर हो जाती थी कि मैंने स्कूल से छुट्टी कर ली है। फिर मेरी खैर नहीं होती थी। वो जूतों और चप्पलों से मेरी खूब खातिर मदारात करते। उस पिटाई का ये असर होता था कि मैं दूसरे दिन खामोशी से सुबह सवेरे तैयार होकर स्कूल चला जाता। मेरे अब्बा नसीरुद्दीन सख्त दिल नहीं थे। अंदर से वो नरम दिल रखने वाले इंसान थे। वो मुझ पर सख्ती इसलिए करते थे कि वो खुद गुर्बत के सबब तालीम हासिल नहीं कर सके थे। वो भी 10 साल के ही थे कि वालिद का इंतकाल हो गया और बड़े होने के सबब घर की सारी जिम्मेदारी का बोझ उनके सर पर आ गया था। इसलिए अब्बा ने तालीम को खैर बात कहकर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते हुए इतने पैसे जमा कर लिए थे कि वो कोई छोटा मोटा कारोबार कर सकें। अपने एक दोस्त ज़हीर के कहने पर अब्बा ने एक दुकान किराए पर हासिल की और उसमें सब्ज़ी का कारोबार शुरू कर दिया। सब्ज़ी का काम अब्बा को खूब रास आया। चंद सालों में ही उन्होंने ज़ाती दुकान खरीद ली। अब्बा का इखलाक अच्छा होने के सबब उनकी दुकान खूब चलती थी। उन्हें पैसा जमा करने का शौक नहीं था, फिर भी अल्लाह ने खूब दौलत से नवाजा था। इस कारोबार से उनकी शादी खूब धूमधाम से हुई। फिर उनकी दोनों बहनों सुरैया और बिल्किस की शादियां हुई। अब्बा को सिर्फ इसी बात की कसक थी कि वो तालीम हासिल नहीं कर सके थे, इसलिए वो मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। इसके बरक्स मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था। मेरा बस चलता तो स्कूल की सूरत भी नहीं देखता। अब्बा की पिटाई मुझे स्कूल जाने पर मजबूर कर देती थी। मैं तालीमी मदारिज तय करता हुआ 8वीं जमात में पहुंच चुका था। मैंने अपना कद काठ भी खूब निकाल लिया था। गांव में मेरी जमात के कई लड़के ऐसे थे जो सुबह के वक्त तैयार होकर स्कूल के लिए ज़रूर निकले थे, लेकिन स्कूल जाने की बजाय इधर उधर वक्त गुजार कर छुट्टी के वक्त घर पहुँच जाते थे। उनकी देखा देखी मैंने भी स्कूल से छुट्टी कर ली थी। मैं मुख्तलिफ खेतों की सैर को निकल गया था। सुबह के वक्त हरे भरे खेत बहुत अच्छे लग रहे थे। दिल चाह रहा था कि शाम तक यूं ही खेतों में घूमता रहूं, लेकिन इस तरह मेरे घर वक्त पर ना पहुंचने से मेरी चोरी पकड़ी जाती। इसी बिना पर मैं छुट्टी का वक्त होने पर घर की जानिब चला जा रहा था ताकि घर वालों को किसी किस्म का शक ना होने पाए। घर पहुंचकर मैंने बस्ता अपनी कमर से उतारा कि जैसे मैं बहुत थक गया हूँ। लगता है मेरे बेटे ने आज बहुत पढ़ाई की है, जब ही बहुत थक गया है। अम्मी जान ने मेरी बलाएं ली। जी अम्मी, मास्टर साहब बहुत काम कराते हैं, उंगलियां थक जाती हैं कापी में लिखते लिखते। मैंने अपनी उंगलियों को दबाते हुए ऐसे अदाकारी की जैसे वाकई आज मैंने स्कूल में बहुत लिखा है। अम्मी जान ने मेरी उंगलियों को बड़े प्यार से अपने हाथ में लेकर प्यार किया। मत घबराओ, मेहनत से इंसान बड़ा आदमी बनता है। जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे फिर तुम्हें एहसास होगा कि मास्टर साहब तुम्हें स्कूल में काम कराया करते थे, वो तुम्हारे हक में अच्छा था। अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। आप तो मास्टर की ऐसे तरफदारी करती हैं जैसे वो रिश्तेदार हो, मैंने जलते भुनते हुए कहा। खैर, मैं जब भी मास्टर साहब की बुराई करता, अम्मी जान उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर देती। ये बात मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैंने मास्टर साहब की बहुत तारीफ़ें सुनी हैं कि वो शागिर्दों पर बड़ी मेहनत करते हैं। यही वजह है कि उनके शागिर्द आज बड़े बड़े सरकारी ओहदों पर काम कर रहे हैं। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अम्मी जान ने कहा, और वह खुद वहीं रह गया, मास्टरी से आज तक आगे नहीं बढ़ सके। मैंने जलकर कहा, बेटे ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारे उस्ताद हैं। उस्ताद का काम बच्चों को पढ़ाना है। अगर वो कोई और काम करते तो फिर उनके शागिर्द कैसे तरक्की करते। अम्मी, ये सब कहने की बातें हैं। मास्टर साहब के ऐसे शागिर्दों को मैं भी जानता हूँ जो गधा गाड़ी चला रहे हैं। मुझसे मास्टर साहब की तारीफ हजम हो नहीं रही थी, इसलिए मैं बराबर उनकी मुखालफत में बोल रहा था। ये ज़रूरी नहीं है कि एक उस्ताद के सारे शागिर्द तरक्की कर जाएं। कुछ निकम्मे शागिर्द भी होते हैं जो वक्त की कदर नहीं करते, पढ़ाई पर बिल्कुल तवज्जो नहीं देते, जिसका नुकसान उन्हें ही होता है। उस्ताद की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। अम्मी, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने मौजू बदलने को ये बात कही। भूख ज़रूर लगी थी, मगर इतनी शदीद भी नहीं थी कि बर्दाश्त ना कर सकूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज मैंने अपने बेटे की पसंदीदा डिश बनाई है, दाल चावल।
तुम्हें बहुत पसंद है ना? अम्मी जान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। जी, मैं सिर्फ इतना ही कह सका। अम्मी जान इंटर पास थीं, इसलिए वो इतनी अच्छी गुफ्तगू कर लेती थीं और सामने वाले को बातों ही बातों में लाजवाब कर देती थीं। मैं मास्टर साहब की खूब बुराइयां करना चाहता था, मगर अम्मी जान के सामने मेरी एक ना चल सकी, इसलिए मैंने भूख का जिक्र करके बात का मौजू ही तब्दील कर दिया था। रात गए अब्बू की वापसी हुई। उस वक्त मैं सहन में चारपाई पर लेटा हुआ था। अब्बा को देखकर मैं खौफजदा हो गया। मैं डर रहा था कि कहीं उन्हें मेरे आज स्कूल ना जाने की खबर ना हो गई हो। अगर ऐसा है तो वो मुझे मार मार कर अधमुआ कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब्बा ने मुझे देखा, दम साध कर ऐसे बन गया जैसे सो रहा हूँ। मुझे सोता देखकर वो कमरे के अंदर चले गए। मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि शुक्र है अब्बा को मेरे स्कूल से गैर हाजिर होने की खबर नहीं, वरना वो अभी मुझे मारना शुरू कर देते। दूसरे दिन मैं स्कूल जाने के इरादे से तैयार होकर घर से निकलता था। फिर न जाने क्यों ऐसा हुआ कि जब स्कूल कुछ फासले पर था, मेरा इरादा तब्दील हो गया और मेरा रुख खेतों की तरफ हो गया। आज मुझे अपने स्कूल के वो साथी भी मिल गए थे जो स्कूल का वक्त इधर उधर घूम फिर कर पूरा कर लेते थे। वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। न्याज न्याज मोहम्मद, तुम भी? नवाजिश ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा। जब तुम तफरी कर सकते हो तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि कभी कभार तफरी कर लूं? मैंने जवाबन कहा। जरूर जरूर, तुम्हें तुम्हारे हक से कौन रोक सकता है, काशिफ ने कहा। दोस्तों की जानिब से खुशामदीद कहने पर मैं खुश हो गया। अब हमारा रोज का ये मामूल बन गया था कि सुबह स्कूल के लिए तैयार होकर घर से निकलते, फिर एक मखसूस मुकाम पर मिलकर प्रोग्राम मुरतब करते कि आज किधर की सैर को जाना है। 15 दिन ऐसे गुजरे के पता ही नहीं चला। एक शाम अब्बा घर जल्दी आ गए और आते ही मेरा पूछा। मैं उस वक्त कमरे में था। न्याज कमरे में है, अम्मी जान ने बताया। न्याज जरा इधर आना, अब्बा ने मुझे आवाज दी। जी अब्बा। मैं अब्बा की कड़कदार आवाज से सहम गया था। मुझे देखते ही अब्बा ने अपना जूता निकाला और मेरी पिटाई शुरू कर दी। मैं अचानक इस पिटाई से बौखला गया और मेरे मुंह से सिवाय आई हुई आ के कुछ नहीं निकल रहा था। क्या हो गया है आपको? मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो? अम्मी ने मुझे छुड़ाने की कोशिश की। दूर हो जा वरना तुम्हारी भी पिटाई कर दूंगा। अब्बा बहुत गुस्से में थे। कुछ पता भी चले उसने क्या कर दिया है जो आप इसे इतना पीट रहे हो। आवारा हो गया है तुम्हारा लाडला, स्कूल जाने की बजाय इधर उधर आवारागर्दी करके घर चला आता है। अब्बा बोले। ये आपसे किसने कह दिया? ये तो रोजाना घर से तैयार होकर स्कूल जाता है। ये हमें बेवकूफ बनाने के लिए स्कूल जाने को तैयार होकर घर से जरूर निकलता है, फिर स्कूल जाने की बजाय दूसरे आवारा लड़कों के पास चला जाता है जो इसे कहीं और ले जाते हैं। अब्बा मेरी पिटाई करते करते बुरी तरह हाँपने लगे थे। बच्चे को मारने से पहले पूछ भी लेते कि ये बात सच भी है या नहीं। अम्मा खफा होते हुए बोली। पहले मुझे मस्जिद के पेश इमाम साहब ने बताया, फिर मैंने मास्टर नजीर साहब से पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका लाडला 15 दिन से स्कूल ही नहीं आ रहा है। अब्बा गुस्से में फुनकारते हुए बोले। क्यों बेटे, ये अब्बू क्या कह रहे हैं? अम्मी ने मेरा कंधा पकड़ते हुए पूछा। मैं क्या कहता, मैं मुजरिम था। पेश इमाम साहब ने कई बार मुझे आवारागर्दी करते देखा था, इसलिए मेरी शिकायत लगाई थी। पेश इमाम साहब बहुत अच्छे आदमी थे, इसलिए हर कोई उनकी दिल से इज्जत करता था। मेरे अब्बू की तरह वो भी चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं। अक्सर मुलाकात होने पर वो मुझे नसीहतें भी करते थे। वो बड़े ही हमदर्द और शफीक इंसान थे, इसलिए मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। मगर उस वक्त वो मुझे बहुत जहर मालूम हो रहे थे। उनकी शिकायत करने पर आज अब्बू ने इस कदर पिटाई कर दी थी। अब्बू की पिटाई खाकर मेरे जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा था। ये क्या कहेगा? कहने को कुछ होगा तो कहेगा ना। एक बात इसे अच्छी तरह समझा देना, इस घर में अगर रहना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, वरना इस घर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। ये कहते हुए अब्बू घर से निकल गए। न्याज बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? अब्बू के चले जाने पर अम्मी मुझसे मुखातिब हुई। माँ, ये सब पेश इमाम साहब की वजह से हुआ है। वो ना मेरी शिकायत करते और ना अब्बू को ये बात पता चलती। मैंने कहा, इसमें पेश इमाम साहब का क्या कसूर है? उन्होंने तुम्हारे भले के लिए ही शिकायत की है। तुम्हें खुद सोचना चाहिए कि क्या ये अच्छी बात है? स्कूल से वो भागते हैं जो पढ़ाई के चोर और आवारा होते हैं। अम्मी की हमदर्दियाँ पाकर मैं बिलक पड़ा और आंसुओं का समंदर आंखों से बह निकला। ना रो, बस अब चुप कर जाओ। अम्मी ने मुझे सीने से लगाया। अब्बू ने बहुत ज़ोर से पीटा है। मैंने कहा, तुम्हारे भले के लिए ही पीटा है, वो तुम्हारे दुश्मन थोड़ी हैं। मेरी पिटाई ऐसे की है, मैं उनका बेटा नहीं, किसी दुश्मन का बेटा हूँ। इंसान के गुस्से में जज्बात कहाँ काबू रहते हैं। गुस्से में आना उनका फितरी रद्द अमल है। तुम ना ऐसी हरकत करते और ना वो पिटाई करते। अब आइंदा ऐसी हरकत नहीं करना, वरना तुम जानते हो अपने अब्बू के गुस्से को।
اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ آوارہ لڑکوں سے دوستی ہمیشہ کے لیے ختم کر دو، کیونکہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، وہ تمہارے پکے دشمن ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ تم ترقی کرو۔ امی نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں مزید کچھ بولنے کی بجائے سسک کر رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر پھر میں نے اسکول جانے کی بجائے آوارہ گردی کی تو امی کی طرف سے کوئی ہمدردی کی امید نہیں ہوگی، اس معاملے میں وہ ابو کا ہی ساتھ دیں گی۔ اس لیے میرے حق میں یہی بہتر تھا کہ میں آوارہ گردی چھوڑ کر اسکول جانے لگوں، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے دن شرافت سے اسکول چلا گیا۔ ماسٹر صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے لیکن کہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہیں میری غیر حاضری پر جو پٹائی کرنا تھی وہ ابو پہلے ہی گھر پر کر چکے ہوں گے۔ اس واقعے کے چند دنوں بعد میں اپنی گلی سے باہر سڑک پر نکل رہا تھا کہ سامنے سے پیش امام صاحب آ گئے۔ ہم دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملیں اور پھر میں نے نظریں نیچی کر لی تھی۔ میں ان سے بچ کر نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی شکایت لگائے جانے کا شدید دکھ تھا کہ ان کی شکایت پر میری پٹائی ہوئی ہے۔ اگر وہ ابو سے میری شکایت نہ کرتے تو وہ کبھی بھی ماسٹر صاحب سے نہ پوچھتے کہ میں اسکول آ رہا ہوں یا نہیں، اور میں خوب سیر و تفریح میں مشغول رہتا۔ میں جیسے ہی نظریں بچاتے ہوئے ان کے پاس سے گزرنے لگا، وہ میرے سامنے آ گئے۔ نیاز بیٹے، ناراض ہو؟ پیش امام صاحب نے پوچھا۔ جی، میں ایک لمحے کو چونکا۔ تم میری شکایت کرنے پر ناراض ہو؟ دیکھو بھائی، میں نے تمہارے بھلے کو شکایت کی تھی۔ وہ مجھے غور سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا کہوں۔ دل میں ان پر بہت غصہ آ رہا تھا کہ ایک تو میری شکایت کر دی اور پھر مجھے غصہ دلانے کو بتا بھی رہے ہیں۔ میں جب کچھ نہیں بول سکا تو وہ خود ہی بولے۔ اسکول سے بھاگنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو بچے اسکول سے بھاگتے ہیں وہ کبھی بھی بڑے آدمی نہیں بن سکتے۔ تمہارے ابو کی بڑی خواہش ہے کہ تم پڑھ لکھ کر بڑے آدمی بنو۔ ایسا جبھی ہو سکتا ہے جب تم دل لگا کر خوب تعلیم حاصل کرو۔ میں ان کی بات خوب سمجھ رہا تھا۔ اس وقت جو میری عمر تھی، اس عمر میں بچے عموماً یہ بات سمجھتے ہوئے بھی سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں جو بزرگوں کی نظر میں آوارہ گردی کرنا ہے۔ ہاں، میں کوشش کروں گا، بشرطیے کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے، میں نے کہا۔ پڑھائی میں دل نہ لگے تب بھی زبردستی اسے لگاؤ۔ یہ وقت گزر جانے پر پھر لوٹ کر نہیں آئے گا اور تمہارے پاس سوائے افسوس اور ہاتھ ملنے کو کچھ باقی نہ رہے گا، وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواب دوں، اسی لیے ان کی باتوں کا ہاں ہوں میں ہی جواب دیتا رہا۔ وہ بھی سمجھا کر ایک جانب بڑھ گئے۔ میری یہ سمجھنے والی عمر کہاں تھی؟ مجھے اسکول سے غیر حاضر رہ کر آوارہ گردی کرنے کا شوق پڑ چکا تھا۔ وہ کسی طور پر ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں 10-15 دن اسکول باقاعدگی سے جاتا، لیکن پھر آوارہ گردی شروع کر دیتا۔ جب بھی ابو کو میری آوارہ گردی کی خبر ملتی، وہ میری پٹائی لگا دیتے۔ اس پٹائی کا یہ اثر ہوتا کہ میں پھر سے اسکول جانے لگتا۔ جب دیکھتا کہ ابو مطمئن ہو گئے ہیں، پھر چھٹیاں کرنے لگتا۔ پیش امام صاحب جب بھی مجھے ملتے نصیحتیں کرتے ہوئے پڑھنے پر توجہ دینے کی تلقین کرتے۔ مجھے نہ جانے کیوں ان کی نصیحتیں پسند نہ آتی تھیں۔ وہ جب سرے راہ مجھے نظر آتے میں ان سے بچنے کی کوشش کرتا، مگر وہ مجھے آواز دے کر روک لیتے تھے۔ وہ مسجد کے پیش امام ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کے دوست بھی تھے، اس لیے ان کا احترام کرنا ضروری تھا۔ میں نے جیسے تیسے کر کے میٹرک پاس کر ہی لیا تھا۔ گاؤں میں اس وقت انٹر میں داخلہ لینے کے لیے کالج نہیں تھا۔ جس بچے کو بھی انٹر کرنا ہوتا اسے شہر کے کسی کالج میں داخلہ لینا ہوتا تھا۔ ابو کی خواہش پر مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر جانا پڑا۔ شہر میں میری خالہ بطول رہتی تھی۔ طے یہی پایا تھا کہ میں ان کے گھر پر رہوں گا۔ اتفاق سے شہر جانے سے 2 دن قبل میں جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ جب میں نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آنے لگا تو پیش امام صاحب نے مجھے آواز دے کر بلا لیا۔ میں جب ان کے پاس گیا تو وہ مسکراتے ہوئے بولے، نیاز محمد، سنا ہے کہ تمہارا شہر کے کالج میں داخلہ ہو گیا ہے؟ جی، میں نے مختصر سا جواب دیا۔ دیکھو بیٹا، شہر جا کر وہاں کی رونقوں میں مصروف نہ ہو جانا اور دل لگا کر پڑھنا۔ تمہیں اپنے ابو کا نام روشن کرنا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ میرا دل پڑھائی میں لگ جائے۔ کوشش نہیں، زبردستی دل لگانا، جبھی تم تعلیم کے میدان میں کامیاب ہوگے۔ پیش امام صاحب نے میرے سر پر
शफ़क़त भरा हाथ फेरा। मैं क्या करूं? मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता। ज़बरदस्ती दिल मार कर पढ़ रहा हूं। बेइख्तियार मेरे दिल की बात ज़बान पर आ गई। ये उम्र ही ऐसी होती है, सैर सपाटे में दिल लगता है। तुम तालीम हासिल कर लो, फिर पूरी ज़िंदगी सैर सपाटे करना। ठीक है, मैं सैर व तफरीह से ज़्यादा तालीम पर तवज्जो दूंगा, मैंने जान छुड़ाने को कहा। शाबाश, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ रहेंगी। जब भी तुम खुद को किसी मुसीबत में मुब्तला पाओ, एक बार मुझे ज़रूर याद कर लेना, पेश इमाम साहब ने खुश होते हुए कहा। मस्जिद की सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं सोच रहा था कि पेश इमाम साहब ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं इन्हें किसी मुसीबत में गिरफ़्तार होते ही याद करूँगा और वो मिनटों में जादू के ज़रिए पहुंचकर मुझे मुसीबत से छुटकारा दिला देंगे। बेख्तियार मेरे लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। गांव की निस्बत शहर में घूमने फिरने के लिए तफरीही मकामात बहुत थे। सिनेमा घर भी उन दिनों बहुत हुआ करते थे। हर सिनेमा पर मुख्तलिफ अदाकारों की फ़िल्में लगी होती थी। फ़िल्म देखने को सिनेमा घर जाना पड़ता था। टीवी की नशरियात भी शाम को चलती थीं। कॉलेज में इनाम, कामरान और शरीफ मेरे गहरे दोस्त बन गए थे। सुबह मैं कॉलेज जाता था और शाम को मेरे दोस्त आ जाते। हम लोग घूमने फिरने निकल जाते। हफ्ते में 1-2 फिल्में हम ज़रूर देखते थे। होटल में बैठकर सिगरेट पीना हमारा मामूल बन गया था। एक शाम हम दोस्त एक सड़क से गुजर रहे थे कि एक पुरानी बोसीदा सी हवेली पर हमारी नज़र पड़ी। देखो यार, ये हवेली अपने वक्तों की अच्छी हवेली में शुमार होती थी, इनाम ने कहा। फिर ये गैराबाद क्यों हो गई? मैंने पूछा। इस हवेली के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा हैं। कोई कहता है इस हवेली में जिन्नात का बसेरा है, कोई कहता है इस हवेली में एक खूबसूरत दोशीज़ा रहती है जिस पर एक जिन आशिक हो गया था। वो उससे शादी करके अपने देश ले जाना चाहता था, मगर घर वाले इस शादी पर तैयार न हुए। उस जिन को गुस्सा आ गया और उसने इसमें मुकीम ख़ानदान को तहस नहस कर दिया। इस दौर में ये सब फरसूदा बातें हैं। लोग ऐसे ही बातें फैला देते हैं जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, मैंने कहा। हम भी तुम्हारी बात से मुत्तफ़िक हैं, मगर जिस शख्स ने भी इस राज से पर्दा उठाने की गर्ज से हवेली में रात बसर की है और दूसरे दिन मुर्दा हालत में मिला है, कामरान ने कहा। खौफ अच्छे सेहतमंद लोगों के हौसले पस्त कर देता है। हो सकता है उनके जहनों पर पहले से ही खौफ हो और इसी खौफ के नतीजे में उनका इंतकाल हो गया हो, मैंने कहा। क्या ख्याल है, क्यों न हम इस राज से पर्दा चाक कर दें, इनाम ने कहा। वो कैसे? कामरान ने पूछा। वो ऐसे कि अकेला आदमी वाकई रात की तारीकी में इस पुरस्रार हवेली में खौफज़दा हो सकता है, लेकिन हम चारों हवेली में होंगे तो फिर खौफ ना होने के बराबर होगा और हम रात हवेली में रहकर इसके इसरार से वाकिफ़ हो जाएंगे, शरीफ ने कहा। बात तुम्हारी माकूल है, 1 की निस्बत 4 उस हादसे पर भारी पड़ेंगे, मैंने ज़ोरदार कहकहा लगाया। मेरी बात पर वो भी मुस्कुरा दिए। फिर हमने तय पाया कि पहले पूरा दिन उसमें गुजारेंगे, फिर अमन सुकून रहने पर पूरी रात गुजारेंगे। इतवार को हमारी छुट्टी थी, इसलिए हम इतवार की सुबह ही नाश्ता करके वहाँ पहुँच गए। हवेली अंदर से बहुत ही खस्ता हाल हो रही थी। दीवारों से प्लस्तर उधड़ चुका था। कमरों की छतें ऐसी हो रही थीं कि अब गिरी। दिन की रोशनी में हमने पूरी हवेली को अच्छी तरह से देख लिया था। वहाँ कुछ भी नहीं था। बरसों से सफाई ना होने से मट्टी, गर्दो गुबार मौजूद था। कमरों में जगह जगह जाले लगे थे। कई काले रंग की बिल्लियाँ भी वहाँ नजर आईं। वो हमें देखकर इधर उधर छुप गईं। हमें पूरा दिन हवेली में गुजारना था, इसलिए सेहन की सफाई करके हमने चादर बिछाई और उस पर बैठ गए। दोपहर के खाने के तौर पर हम खाने पीने की अशिया भी लेकर आए थे। दिन भर हमारा उस हवेली में गपशप करते वक्त गुजरा। हम वक्फे से हवेली के मुख्तलिफ कमरों में भी जाते रहे। शाम हो गई, लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी नाकाबिले फरामोश वाक़या पेश ना आया। जब हम हवेली से बाहर आए, हमारा दिल फ़ख्र से फूला हुआ था और हम समझ रहे थे कि हमने कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। 1 हफ्ते के बाद इकट्ठी 3 छुट्टियां आ रही थीं। इससे अच्छा मौका हमारे हाथ फिर नहीं लग सकता था। इसलिए हम दोस्तों ने मिलकर ये प्रोग्राम बनाया कि मैं अपनी खाला को गांव जाने का बहाना बनाकर इस हवेली में आ जाऊंगा। मेरे दोस्त भी अपने अपने घर यही बताएंगे कि वो गांव की सैर करने को मेरे साथ गांव जा रहे हैं और हम ये 3 दिन और 3 रातें इस हवेली में गुजारेंगे और इस इसरार को तलाश करने की कोशिश करेंगे कि इस हवेली के बारे में जो बातें फैलाई गई हैं उनमें कितनी सदाकत है। वो सस्ता दौर था। हमारी जेबों में
इतनी रकम मौजूद थी कि 2-3 दिन आसानी से खाना घर से बाहर खा सकें। जैसे ही छुट्टियां आईं हम दोपहर का खाना खाकर उस हवेली में आ गए। शाम तक हमने खूब आराम किया क्योंकि रात हमें जाकर गुजारनी थी। हम अपने साथ 2 लालटेन लाए थे जिनमें हमने मिट्टी का तेल डलवा लिया था। माचिस की एक डब्बी हमारे लिए काफ़ी थी, फिर भी एहतियातन माचिस की 3 डब्बियाँ ले ली थीं। रात की तारीकी बढ़ने पर एक लालटेन की जगह 2 लालटेन रोशन कर ली थी ताकि रात की तारीकी में किसी किस्म की परेशानी ना हो। रात का खाना खाकर हम बातों में मसरूफ़ हो गए थे। हमारी बातों का मौजू पुरस्रार वाक़यात ही था। हमने जो मुख्तलिफ़ लोगों से वाक़यात सुने थे उन्हें बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे। यार खुदा को मानो, इस तरह के वाक़यात सुनाने से परहेज़ करो, इनाम ने बाकायदा हाथ जोड़ते हुए कहा। वो क्यों? मैं चौंका। हमें हवेली में रात गुजारनी है, इनाम ने कहा। रात गुजारने से इन वाक़यात का क्या ताल्लुक़? शरीफ ने कहा। ये पुरस्रार हवेली है, जो तुम वाक़यात सुना रहे हो इनका असर हमारे जहनों में रहेगा और रात गए जब सन्नाटा होगा, ऐसे में किसी कागज़ के टुकड़े का आकर इधर उधर गिरने पर हमारे दिल ज़ोर ज़ोर से धड़केंगे और रात गुजारना हमारे लिए न सिर्फ मुश्किल हो जाएगा, मुझे डर है कि कहीं हम यहाँ से भाग ही ना लें, इनाम ने कहा। तुम भी सदा के डरपोक हो, कामरान ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। अभी हंस लो, थोड़ा वक्त गुजरे फिर देखेंगे, इनाम ने कहा। हाँ भाई, हम वाकई कुछ देखने को ही यहाँ जमा हुए हैं, मैं मुस्कुराया। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था, हमें बातों में इसका एहसास ही ना हुआ। रात का 1 बजते ही मेरी दोस्तों को नींद आने लगी थी। वो नींद के बहुत कच्चे थे। मैं बार बार उन्हें इस बात का एहसास दिला रहा था कि हम यहाँ सोने नहीं बल्कि एक ख़ास मकसद के तहत आए हैं। रात में बिल्कुल भी नहीं सोना है। मगर उनकी समझ में मेरी बात बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। वो मुझे ये यकीन दिलाते दिलाते कि वो नहीं सोएंगे, सो गए। मेरे बार बार उठाने पर भी नहीं उठ रहे थे। मैंने जब ये देखा कि वो नहीं उठ रहे तो अकेले जागने का सोच लिया था। रात का ना जाने वो कौन सा पहर था कि मेरी आंखें नींद से बोझल होने लगी थी कि अचानक मुझे सहन में किसी के मौजूद होने का एहसास हुआ। एक लम्हे को मुझे डर लगा, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैंने एक लालटेन उठाई और कमरे से निकल गया। चांद की रोशनी इस कदर तेज़ थी कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सहन रोशनी में नहाया हुआ हो। एक कमरे के दरवाजे पर मेरी नज़रें पड़ी तो मैं पलकें झपकना भूल गया। वहाँ एक बेहद हसीन लड़की थी। मैं हैरत से गुमसुम उस लड़की को देखे जा रहा था। उसका गोल चेहरा, नाक नक्शा बहुत हसीन था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रही थीं। होंठ बहुत खूबसूरत और गुलाबी थे। बाल कमर तक लंबे, सुनहरी और घने थे। चांद की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। हम दोनों की जैसे ही आंखें मिली, मुझे सहर सा हो गया। मैं उस लड़की की तरफ ऐसे बढ़ने लगा जैसे वो मकनातीस हो। मैं जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा, उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे लेकर कमरे के अंदर बढ़ गई। मैं एक फर्माबरदार शागिर्द की तरह उसके इशारों पर चलने को मजबूर हो गया। दिन में जिस कमरे में कूड़ा करकट पड़ा था वो अब बिल्कुल साफ था। कमरा ऐसे मुनव्वर था जैसे बैक वक्त कई बल्ब रोशन हों। एक जानिब खूबसूरत सा बेड बिछा हुआ था। उस लड़की ने मुझे एक बेड पर लिटा दिया और ख़ुद भी बेड के एक तरफ बैठकर मखमूर निगाहों से मुझे देखने लगी। तुम अपने दोस्तों के साथ इस हवेली की वीरानी का राज क्यों लेना चाहते हो? वो बोली। तजस्सुस, हम सिर्फ ये जानने के लिए ही हवेली के अंदर आए हैं, मैंने डरते डरते कहा। क्या करोगे जानकर? इससे पहले जो हवेली का राज मालूम करने आए थे उनके हश्र से वाकिफ़ नहीं हो? हाँ, सुना है वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, मैंने हिम्मत करके कहा। फिर भी तुम इस हवेली में आ गए हो, मुझे तुम पर बहुत तरस आया है। तुम इस हवेली से फ़ौरन चले जाओ, मेरे ख़ानदान के जिन्नात तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे हक़ में यही बेहतर है, चले जाओ। वो बोली। हम ज़रूर चले जाएंगे, बस इस हवेली का राज मालूम हो जाए, मैंने कहा। इस बात की क्या गारंटी है कि राज मालूम हो जाने पर तुम चले जाओगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैंने कहा। मेरे ख़ानदान के जिन्नात बहुत जालिम हैं, वो इंसानों पर तरस या रहम खाने के हक़ में नहीं है।
جب تم اس حویلی میں پہلی بار آئے تھے میں نے ہی انہیں تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے روکا تھا۔ آج رات بھی وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میں نے اس وعدے پر روکا ہے کہ صبح ہو جانے پر تم سب یہاں سے چلے جاؤ گے۔ اس نے کہا، ہاں ہم صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے، مگر راز؟ وہ راز میں تمہیں بتائے دیتی ہوں، اس شرط پر کہ صبح تم یہاں نظر نہیں آؤ گے، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگے۔ میں تمہاری مدد کرنے سے قاصر ہوں گی، مجھے منظور ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، پھر سنو، میں ایک جن زادی ہوں۔ اس گھر میں ایک برگد کا درخت تھا جس پر ہمارا خاندان رہتا تھا۔ اس گھر میں ایک قاسم نامی نوجوان رہتا تھا۔ وہ مجھے بچپن ہی سے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس سے شادی کی خواہش مند تھی۔ بچپن میں انسانی شکل میں دوسرے بچوں کی طرح قاسم کے ساتھ کھیلتی تھی۔ جوان ہونے پر بھی میں اس سے ملتی رہی۔ اکثر ہم ملاقات چھت پر ہی کرتے تھے۔ قاسم میرے چھت پر اچانک آ جانے سے حیران رہ جاتا تھا۔ اس کی ضد پر مجھے ظاہر کرنا پڑ گیا کہ میں جن زادی ہوں اور اس سے شادی کر کے بقیہ زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ قاسم بھی مجھے پسند کرتا تھا، اس لیے شادی کرنے کو تیار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے والدین سے میرے خاندان کے بارے میں بتایا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں قاسم کی شادی مجھ سے نہیں کریں گے۔ انہوں نے نہ صرف شادی سے انکار کیا بلکہ اس درخت کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ میرے خاندان کو ان کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ وہ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے مگر میں نے انہیں اس اقدام سے روک دیا۔ قاسم کے والدین نے اس خوف سے کہ کہیں قاسم ان سے چھپ کر مجھ سے شادی نہ کر لے، اس کی شادی نسرین نامی ایک لڑکی سے کر دی۔ نسرین کو بھی میرے اور قاسم کی محبت کے بارے میں پتہ چلنے پر مختلف عاملوں سے رابطہ کر کے ہمارے خاندان کو جلا کر بھسم کر دینا چاہا۔ حالانکہ میں اسی میں بھی خوش تھی کہ میں قاسم کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں۔ وہ عاملوں سے ملاقات کر کے مختلف وظائف پڑھنے لگی تھی۔ میرے خاندان والے یہ کب برداشت کرتے؟ انہوں نے نسرین کو وظائف پڑھتے وقت ڈرانا شروع کر دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ نسرین سے وظائف پڑھنے میں غلطیاں ہونے لگیں۔ ان وظائف کا الٹا اثر یہ ہوا کہ اس حویلی کے خاندان میں جو سب سے پہلی موت ہوئی وہ قاسم کی ہی ہوئی تھی۔ اس کے مرنے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ حویلی کے لوگوں سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں اپنے خاندان والوں کو ان کے کسی اقدام سے روکتی نہیں تھی، جس کا نقصان یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے حویلی کے سب لوگ مر گئے۔ اب پوری حویلی پر ہمارا راج ہے۔ پھر اس حویلی کے خاندان کے دیگر عزیز رشتہ داروں نے قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر میرے خاندان کے جنات نے انہیں ایسا ڈرایا کہ پھر کبھی انہوں نے یہاں کا رخ نہیں کیا۔ میں اب بھی قاسم کی یادوں کے سہارے جی رہی ہوں، ورنہ میرے جینے کا مقصد فوت ہو چکا ہے۔ جب تم اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آئے تھے، میرے خاندان کے جنات تمہیں ایسا سبق سکھانا چاہتے تھے کہ تم پھر کبھی یہاں لوٹ کر نہ آؤ۔ صبح ہوتے ہی اس حویلی سے نکل جانا، ورنہ وہ میری بھی نہیں سنیں گے اور تمہاری ایسی درگت بنائیں گے کہ کبھی بھلا نہ سکو گے۔ میں اپنے وعدے پر قائم رہوں گا، میں نے کہا۔ میری بات پر وہ خوش ہو گئی اور اس نے غور سے میری آنکھوں میں جھانکا۔ مجھ پر مدہوشی طاری ہو گئی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ صبح ہونے پر مجھے میرے دوستوں نے اٹھایا۔ میں اس کمرے میں ہی موجود تھا، مگر اب وہاں کچھ نہیں تھا۔ پورے کمرے میں کوڑا کرکٹ بھرا ہوا تھا اور کچرے کے ڈھیر پر میں پڑا تھا۔ میرے برابر ہی لالٹین رکھی تھی۔ تمہیں سونا تھا تو ہمارے پاس سو جاتے، یوں اکیلے کیوں سو گئے؟ انعام نے کہا۔ رات میں تمہارے پاس ہی بیٹھا تھا کہ مجھے صحن میں کسی کے چلنے کی آواز آئی، اور جب میں کمرے سے باہر آیا تو میری حیرت کا ٹھکانہ نہیں رہا، کیونکہ صحن میں ایک، میں نے کہنا چاہا، پری چہرہ حسین لڑکی موجود تھی۔ انعام نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا، مگر تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، ہر کہانی میں یہی ہوتا ہے۔ وہ حسین لڑکی پھر حویلی کے ایسے کمرے میں لے جاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت طریقے سے سجا ہوتا ہے، اور پری چہرہ لڑکی اپنے بیڈ پر لے جاتی ہے۔ پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہتا۔ صبح ہونے پر رات کا ماحول غائب ہو جاتا ہے اور وہ حسین لڑکی بھی نہیں ہوتی۔ یہ سب باتیں ہم پہلے ہی ڈراؤنی کہانیوں میں پڑھ چکے ہیں، اس لیے ہمیں بے وقوف مت بناؤ، کامران نے کہا۔ تم میری بات کا یقین کرو، ایسا ہی ہوا تھا، میں نے کہا۔ یہ فضول باتیں چھوڑو اور ناشتے کی فکر کرو، کیونکہ بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، کامران نے کہا۔
मैं उन्हें रात का वाक़या तफसील से सुनाना चाहता था, मगर वो सुनने को कतई तौर पर तैयार न थे। हमने करीबी होटल में जाकर नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मैंने ज़बरदस्ती पूरा वाक़या सुना दिया और उस जिन्नज़ादी से किया वादा भी बता दिया। वह मुस्कुराते हुए ये वाक़या सुनकर बोले, देखो नियाज़ अहमद, तुम्हें अपना घर याद आ रहा है, इसलिए तुम चाहो तो अपने घर चले जाओ, हम बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाएंगे। इनाम ने कहा, हम जिस मकसद के तहत यहाँ आए थे वो हल हो चुका है, इसलिए हम मज़ीद यहाँ ठहर कर अपना कीमती वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैंने उन्हें समझाया, वक्त होता है इसीलिए है कि उसे ज़ाया किया जाए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता और ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिन्नात तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुँचाएँ। मैंने कहा, यार हमें जिन्नात किस तरह नुकसान पहुँचा सकते हैं? तुमने आते ही उनकी लड़की को फांस लिया है, अब हम हर तरह के ख़तरे से महफूज हो गए हैं। शरीफ ने ज़ोरदार कहकहा लगाया। मेरे बार बार समझाने पर भी वो नहीं माने। वो किसी भी सूरत उस हवेली से कहीं जाने को तैयार न थे। मजबूरन मुझे भी उनके साथ रुकना पड़ गया, मगर मैं अंदर से बुरी तरह खौफज़दा भी था कि कहीं हमें जिन्नात नुकसान न पहुँचाएँ। रात के 12 बजने पर हम चौकस थे। वो तीनों बज़ाहिर मुझ पर ये ज़ाहिर कर रहे थे कि वो किसी भी तरह खौफज़दा नहीं है। उनके चेहरों से खौफ अयां हो रहा था। हम अपना खौफ दूर करने को बातचीत कर रहे थे। अचानक शरीफ पर पानी आ गिरा। उसके जिस्म पर मौजूद कपड़े मुकम्मल तौर पर गीले हो गए। बेख्तियार हमारी नज़रें कमरे की छत पर उठ गईं। वहाँ कुछ भी नहीं था। कमाल है, कमरे के अंदर कुछ भी नहीं है, फिर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बाल्टी भरकर पानी शरीफ पर डाल दिया है। कामरान ने कहा, हमारी खातर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है, इसलिए हमें अब होशियार हो जाना चाहिए। मैंने कहा, वाकई हमारी खातर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया है। शरीफ ने मुस्कुराकर अपने चेहरे पर आए खौफ को दूर करने की कोशिश की। कुछ वक्त गुजरने पर मुझे नींद के झोंके आने लगे। मैंने एक लम्हे को आराम के लिए आंखें बंद की ही थीं कि मेरी आंख लग गई। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। सोते में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरी टांग खींच रहा है। मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। मैं क्या देखता हूँ कि कमरे में मेरा कोई दोस्त नहीं है। एक खौफनाक शक्ल की पुरस्रार मखलूक खड़ी है, जिसे इंसान नहीं कहा जा सकता है। वो कहर आलूद नज़रों से मुझे घूर रही थी। खौफ के मारे मेरे जिस्म पर कपकपी सी तारी हो गई। मुझे देखकर ऐसी आवाज़ में मुखातिब हुई जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मेरी मुसलसल खामोशी पर उसने मुझे ज़ोरदार लात मारी। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरी चीख निकल गई। मेरी चीख सुनकर उस मखलूक ने ऐसे उछल कूद करनी शुरू कर दी जैसे उसे खुशी मिली है। मैंने अपने दोस्तों को आवाज़ें दी, मगर उनका दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। वो मेरी मदद को भला किस तरह आ सकते थे? वह मखलूक अचानक उछल कूद करते करते रुक गई और फिर मुझे एक लात और रसीद की। मैं दर्द से बिलबिला उठा। अब तो जैसे इस मखलूक को तफरीह मिल गई। वो वक्फे वक्फे से ज़ोरदार लातें रसीद करने लगी। मैं जैसे ही दर्द से चीखता, वो ज़ोर ज़ोर से उछलने लगती। मैं एक अजीब से अजाब में मुब्तला हो गया था। उस मखलूक ने लातें मार मार कर मुझे ऐसा अधमुआ कर दिया था कि मैं उठकर भाग भी नहीं सकता था। तकलीफ़ की शिद्दत से मेरे आंसू निकलकर ज़मीन पर गिर रहे थे। मेरी हालत पर उस मखलूक को बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे पेश इमाम साहब याद आ गए, जिन्होंने कहा था कि मैं किसी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाने पर उन्हें याद कर लूँ। वो भला मेरी मदद को किस तरह आ सकते थे? फिर भी मैं दिल ही दिल में पेश इमाम साहब को याद करने लगा कि अचानक कमरे में पेश इमाम साहब वारिद हुए। वो कुछ पढ़ रहे थे। उनके कमरे में दाखिल होने पर उस मखलूक को एक झटका लगा। वो चीखती चिल्लाती कमरे से निकल गई। उसके जाने पर पेश इमाम साहब मेरे पास आए। देखो नियाज़ बेटे, मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुमने गलती कर दी। जिन दोस्तों की खातिर तुम यहाँ रुके थे, वो तुम्हें छोड़कर भाग गए। क्या दोस्त ऐसे होते हैं? आइंदा भूल कर भी ऐसे लड़कों से दोस्ती ना करना। जी, मैंने आपकी बात ना मानकर वाकई बहुत बड़ी गलती की है। आप ना करते तो ये खौफनाक मखलूक मुझे मार मार कर हलाक कर देती। मैंने कहा, मैं कमरे में कुछ पढ़कर फूंक देता हूँ। इसका ये फ़ायदा होगा कि सुबह तक कोई भी मखलूक तुम्हें कुछ नहीं कहेगी, लेकिन सुबह होते ही इस हवेली से निकल जाना। पेश इमाम साहब ने कहा।
رات میں آپ کہاں جائیں گے؟ یہاں رک جائیں، صبح ساتھ ہی گاؤں چل دیں گے، میں نے کہا۔ مجھے بہت طویل سفر پر جانا ہے، میرا یہاں سے جانا بہت ضروری ہے، پیش امام صاحب نے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس رکے اور پھر چلے گئے۔ خوف اور تکلیف کے سبب پوری رات مجھے پھر نیند نہ آ سکی۔ صبح ہونے تک میری طبیعت بہتر ہو چکی تھی۔ پیش امام صاحب کے جانے پر مجھے پھر کسی مخلوق نے تنگ نہ کیا۔ مجھے اپنے دوستوں کے رویے پر بہت افسوس ہوا اور میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ آئندہ دوست بنانے میں احتیاط برتوں گا۔ وہ دن میں خود کو بہت بہادر ثابت کر رہے تھے، لیکن رات میں مجھے سوتا چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ صبح ہونے پر میں سیدھا گاؤں پہنچا۔ میں جب گھر پہنچا، ابا جان بھی گھر میں ہی موجود تھے۔ انہی کی زبانی مجھے جب پتہ چلا کہ پیش امام صاحب کا کل رات انتقال ہو گیا تھا اور صبح ان کی تدفین بھی ہو چکی ہے، تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ مجھے کسی بھی صورت یقین نہیں آ رہا تھا کہ پیش امام صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں رات کا واقعہ سنانا چاہتا تھا، مگر یہ سوچ کر نہیں بتایا کہ میری بات کا کسی کو بھی یقین نہیں آئے گا۔ میں شام کو پیش امام صاحب کی قبر پر فاتحہ پڑھنے گیا تو میرے ساتھ ابا جان بھی تھے۔ جب فاتحہ پڑھ کر میں فارغ ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں ابھی پلٹ کر دیکھنا ہی چاہتا تھا کہ مجھے اپنے سر پر کسی کا شفقت بھرا ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا بات ہے بیٹے، کیا دیکھ رہے ہو؟ ابا جان نے پوچھا۔ ہمارے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ ہاں، کوئی بھی نہیں ہے۔ کیا تمہارے کسی دوست کو آج آنا تھا؟ ابو نے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ رات سے ہی میرے ساتھ جو پراسرار واقعات پیش آ رہے تھے، اگر میں کسی کو بتاتا تو کوئی بھی میری بات کا یقین نہ کرتا، اس لیے میں نے خاموش رہنا ہی بہتر جانا۔ 40 سال کا عرصہ ایسے پلک جھپکتے گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ آج صبح ناشتے کی ٹیبل پر میں تازہ اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک خبر پر پڑی۔ خبر کے مطابق کل شام میں تیز طوفانی بارش سے پرانی حویلی گر کر زمین بوس ہو گئی تھی۔ ساتھ میں حویلی کی پرانی تصویر بھی تھی، جسے دیکھ کر میری پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ وہ واقعات جو ہمارے ساتھ اس حویلی میں پیش آئے تھے میرے سامنے کسی فلم کی طرح آ گئے تھے، اور چند لمحوں تک میں ان واقعات میں کھو سا گیا۔ اس پرانی حویلی کی جو خستہ حالت تھی، اسے دیکھتے ہوئے حویلی کو 40 سال پہلے ہی گر جانا چاہیے تھا۔ عمارت کے گرنے سے کسی بھی قسم کا نقصان نہیں ہوا تھا، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس حویلی کے قریب لوگ دن میں جانے سے کتراتے تھے، پھر طوفانی بارش میں کس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا تھا؟ پیش امام صاحب کی ہدایت پر میں نے انعام، شریف اور کامران سے دوستی ختم کر لی تھی۔ وہ دوست کہلانے کے لائق نہیں تھے۔ مجھے حویلی میں سوتا چھوڑ کر چلے گئے تھے کہ یہ بہت بہادر بنتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے، مگر یہ بات ابھی تک ذہن تسلیم نہیں کرتا کہ رات گاؤں میں پیش امام صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ پھر مجھے کس طرح اس مخلوق سے بچانے آ گئے تھے۔ وہ مجھے اس خوفناک مخلوق سے نہ بچاتے تو میں آج یہ کہانی سنانے کے لیے زندہ نہ ہوتا۔